हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में आज मैं प्रशासन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। मौर्य प्रशासन। देखिए, जब राजतंत्र होता है, राजतंत्र में राजा सब कुछ होता है, उसी में सारी शक्तियां निहित होती हैं। जैसे वर्तमान में लोकतंत्र में लोकतंत्र कह सकते हो या गणतंत्र। गणतंत्र में राष्ट्रपति में समस्त शक्तियां निहित होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के साथ कार्य करता है और कई बार मंत्री परिषद के सलाह को मानना बाध्यकारी होता है। लेकिन राजा के लिए बाध्यकारी कुछ नहीं है। राजा कह दे कि कल से सोमवार के जगह इसको मंगलवार बोला जाएगा और मंगलवार की जगह सोमवार, तो जनता को मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ये नहीं कह सकते। बेसिक अंतर मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप ये देखिए कि एक राजतंत्र में कोशिश होती है कि शक्ति केंद्रीकृत हो। राजा सब कुछ होता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यानी तीनों शक्ति किसमें निहित हो जाती है? राजा में। राजा जैसा निर्णय लेगा वही कानून हो जाता है। मौर्य साम्राज्य में भी यही प्रवृत्ति थी, यानी कि सत्ता को, यानी कि प्रशासन को केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। करण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखना एक लाजमी भी होता है, लेकिन जब साम्राज्य विस्तृत हो, जब साम्राज्य बड़ा हो, तो उसके प्रशासन में विभेदीकरण भी होता है। मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत साम्राज्य था, तो केंद्रीय, प्रांतीय, अलग अलग धारणाएं देखने को मिलेंगी। अब हम मौर्य प्रशासन के बारे में जानेंगे कैसे? हमारे पास स्रोत क्या क्या हैं? प्रशासन के बारे में जानने के जो स्रोत हैं, सबसे पहले तो कौटिल्य महोदय के कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका, अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ का लेख,
अभिलेख। ये चार तो एकदम स्रोत पक्के वाले हैं, बगैर इनके तो प्रशासन जानना नामुमकिन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही प्रशासन का पूरी संरचना व्यवस्थित रूप से वर्णित है। बाकी लोगों ने तो अपने अपने आधार पर दिया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद के 3 आधार थे। एक तीर्थ, दूसरे अध्यक्ष और तीसरा समिति। अब तीर्थ जिसे कह सकते हो आप वर्तमान के कैबिनेट मंत्री, अध्यक्ष कह सकते हो राज्य मंत्री, और समिति कह सकते हो सचिव। यानी ये वर्तमान की जो प्रवृत्ति है, अगर इससे जोड़ करके देखा जाए प्रशासन को, तो आप ऐसा मान सकते हो पावर के रूप में। अब जो तीर्थ हैं इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 18। अध्यक्ष हैं, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 26। बाकी इसके बाद जो सहायक रूप में अधिकारी होंगे वो तो कार्य प्रवृत्ति में तो साथ देंगे, लेकिन उनका अलग अस्तित्व तो नहीं था। और समिति कितनी है? 6 और 6। अब ये 6 क्या है? ये 6 समिति यानी 30 सदस्य, इसमें भी 30 सदस्य। ये देखते हैं व्यापार प्रशासन को, और ये देखते हैं सेना प्रशासन को। यानी कि 6 समिति था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, यानी टोटल 30 यही हो गए। यही हाल यहाँ भी है 30। तो अर्थशास्त्र में ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जो 18 तीर्थ हैं इनको वेतन मिलता था 48,000 पण। वाह, ये वार्षिक होता था। 48,000 पण उस समय का बहुत बड़ा वेतन माना जाता है, जो कि कहा जाता है समकालीन विश्व में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले ये लोग थे। और अध्यक्ष लोग कितना पाते थे? 12,000 कारसा पण, मतलब 12,000 पण। कितना अंतर है? 12 चौक 48। मतलब कि अध्यक्ष से तीर्थ 4 गुना ज्यादा ताकतवर थे। समितियों का वेतन नहीं पता चलता है कितना मिलता है, लेकिन माना जाता है कि सबसे न्यूनतम वेतन 5 से 10 पण होता था। यह न्यूनतम वेतन होता था किसी पदाधिकारी का। तो आप सोच सकते हैं कि जहां पे 48,000 पण पाने वाले अधिकारी रहते हों, वहां पे जो 5 या 10 पण पा करके भी काम करता हो, तो हायरार्की कितनी रही होगी, वैरायटी कितनी रही होगी, प्रशासन का स्तर कितना रहा होगा। तो यहीं पे अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि जो पदसोपानी क्रम था, इसे नोट करते चलिएगा आप लोग। जो पदसोपानी क्रम था, राजा सबसे ऊपर,
केंद्रीय प्रशासन। प्रांत प्रशासन। मंडल प्रशासन। जिला या विषय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन के कई भाग, 800 गांव, 400 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम। अब ये 100 ग्राम 10 ग्राम भार मत समझिएगा, इसे गांव लिख देते हैं। गांव नहीं, आप लोग समझ जाओगे कि ये तो कुछ ग्राम टाइप का था वहाँ पे, बाद में गलत करके आओगे तब कहोगे ग्राम तो आपने पढ़ाया था सर। 800 गांव। अब ये जो प्रशासन था स्थानीय, यानी स्थानीय प्रशासन में भी वैरायटी थी, और सबसे छोटा प्रशासन गांव था, जिसके मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। यानी सोचिए कि ऐसी हायरार्की मौर्य साम्राज्य में थी, इसीलिए आज का जो मॉडल हमें दिखता है वो यही दिखता है। केंद्र, प्रांत, मंडल, जिला, स्थानीय, ये जो हमें आज देखने को मिलता है, इसकी नींव मौर्य साम्राज्य में पड़ चुकी थी। यानी जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं, यानी कि लोक प्रशासन जिसका विषय होता है, वो प्रशासन के अंदर मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं। इतने महत्वपूर्ण है ये। तो ये हायरार्की रही है। उसमें अब केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत तीर्थ, अध्यक्ष और अन्य। इसमें से हम तीर्थ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, 18 तीर्थों का चर्चा है। किसमें? अर्थशास्त्र में। ध्यान रहे, अर्थशास्त्र आर्थिक संबंधी केवल बातें नहीं कहता। नो, ये राजनैतिक पुस्तक है। राजनैतिक एवं प्रशासनिक। जब प्रश्न आए तो कभी ये मत सोचिएगा कि ये आर्थिक है, दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ऑप्शन सही होगा, राजनैतिक पुस्तक है ये। और इसी में 18 तीर्थों का उल्लेख है। तीर्थंकर तो जैन में हो गए। अब नंबर 1 पे प्रथम तीर्थ जो हैं वो है प्रधानमंत्री या पुरोहित। अब ये ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री आज की तरह नहीं है, सर्वा ऊपर एक राजा बैठा है, इनको सलाह देने के लिए हैं। अब प्रधानमंत्री के पद पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रधानमंत्री का कार्य होता था कि राजा के बाद हस्ताक्षर करना, और जब ये पुरोहित का कार्य, यानी 2 कार्य इनके होते थे। एक धार्मिक कार्य
और एक होता था प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दोनों कार्य किसे प्राप्त था? कौटिल्य को। यानी चाणक्य को, यानी विष्णुगुप्त को। आज के समय में लोग किसी को गाली देना होता है या किसी का उपहास उड़ाना होता है, किसी का मजाक उड़ाना होता है, तो उसे बोल देते हैं आप बहुत चाणक्य बन रहे हो, बड़ी चाणक्य नीति अपना रहे हो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि चाणक्य से नाम जोड़ना किसी व्यक्ति का सौभाग्य होता है। इतना कूटनीतिज्ञ, इतना बुद्धिजीवी, इतना योग्य व्यक्ति दुनिया में कभी कभी आते हैं। तो प्रधानमंत्री या पुरोहित के पद पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोनों पद कौन किसके पास थे? कौटिल्य के पास। विष्णुगुप्त, चाणक्य, तीनों एक ही व्यक्ति हैं। और कुछ समय तक बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री और धार्मिक कार्य दोनों विष्णुगुप्त ने किया। लेकिन जब ये नहीं रह गए तो दूसरे व्यक्ति आए, उनका नाम है खलनाटक। खलनाटक। याद रखिएगा कि बिंदुसार के समय में, देखिए प्रश्न ऐसा पूछेगा कि किसके शासनकाल में प्रधानमंत्री के औचित्य को दो अलग अलग व्यक्तियों ने उस पद को सुशोभित किया? तो बिंदुसार के समय में, मौर्य साम्राज्य में मैं बात कर रहा हूं, बिंदुसार के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चाणक्य थे। लेकिन बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जब शासक बने तब भी प्रधानमंत्री और पुरोहित का कार्य चाणक्य ही देख रहे थे। लेकिन जब चाणक्य नहीं रह गए तब उनके कार्यकाल को, उनके कार्यों को खलनाटक नामक एक विद्वान के हाथों में गया। और खलनाटक ने बिंदुसार के समय में इस पद को निभाया। यानी कि कौटिल्य दोनों में कार्य करते हैं, लेकिन इनके समय में दो लोग कार्य करते हैं। कौटिल्य दोनों में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य में और बिंदुसार के समय में कार्य करते हैं, लेकिन बिंदुसार के समय में दो लोग काम करते हैं, एक तो चाणक्य और दूसरे खलनाटक। लेकिन ये लोग साथ नहीं हैं। जब विष्णुगुप्त नहीं रह जाते हैं उसके बाद खलनाटक काम करते हैं। तो अब अशोक के समय में इस पद पे कौन था? तो एक नाम है राधागुप्त। अशोक के समय में राधागुप्त नामक व्यक्ति, अशोक, राधागुप्त, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। राधागुप्त इस पद को सुशोभित करते हैं। यानी कितने? 3 मुख्य शासकों में कौटिल्य, खलनाटक और राधागुप्त, 3 शासक हुए और 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारी हुए जो इस पद को सुशोभित कर रहे थे। अगला है समाहर्ता। अब आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा पद, कौन सा तीर्थ किस काम के लिए था। दूसरा है समाहर्ता। जो समाहर्त है ये राजस्व वसूली से संबंधित कार्य करते थे।
यानी राजस्व वसूली का कार्य और राजस्व का देखरेख करने का कार्य किसका था? समाहर्ता का था। ये दूसरे सबसे ताकतवर पदाधिकारी थे। सन्निधाता, सन्निधाता ये कोषाध्यक्ष हैं। कोषाध्यक्ष हैं। अब ध्यान रहे कि समाहर्ता और सन्निधाता ये दोनों एक ही साथ पूछे जाते हैं। अगर राजस्व पूछा जाएगा तब भी दोनों लोग ये ऑप्शन में होंगे, समाहर्ता और सन्निधाता। कोषाध्यक्ष पूछा जाएगा तब भी ये दोनों ऑप्शन में होंगे। और ये दोनों बहुत चालाक हैं। जब इनको पूछा जाएगा तब दिमाग में ये ऐसे ऐसे करेंगे, एकदम लगेगा भी यही सही है, इसको मार दो। और अगर कोषाध्यक्ष पूछा जाएगा तो ये लिबिर लिबिर करने लगेंगे, इनको लगे हमको मारो हमको मारो। लेकिन आप तो होशियार हैं, जैसे कोषाध्यक्ष आए सन्निधाता को मारिएगा, राजस्व आए समाहर्ता, और पूछेगा दोनों में से एक भी, ऑप्शन में दोनों रहेंगे। जितने बार, कम से कम अभी तक 15 ऐसे एग्जामों में मैंने इनको देखा है, ये प्रश्न पूछे गए हैं तो दोनों लोग ये समाहित रहे हैं। तो सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, समाहर्ता, राजस्व। अब है सेनापति, नंबर 4 पे सेनापति, और आगे भी मिलेगा नंबर 7 पे नायक। अब ये दोनों पद एक रूप में आप समझिए। जो सेनापति हैं ये सेना मंत्री हैं, और जो नायक हैं ये सेना का नेतृत्व करते हैं। अब नाम तो सेनापति का होना चाहिए तो इनका सेना का नेतृत्व मिलना चाहिए, लेकिन नायक युद्ध पे जाते हैं। ये युद्ध के समय सेना के नेतृत्व करते हैं, और ये जो सेनापति महोदय हैं ये सेना मंत्री होते हैं, और ये सेना के सारे व्यवस्थाएं देखते हैं। सेना की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। कौन देखता है? सेनापति। युद्ध में कौन जाता है? नायक। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां पे ध्यान रखिएगा। अब अगले महोदय हैं युवराज। कहते नहीं है गरीब घर में लड़का पैदा हो जाए तो कहें लड़का पैदा भा है, और अगर राजा के यहाँ हो जाए तो कहें कि युवराज आया है, युवराज आया है, भविष्य का राजा आया है, उत्तराधिकारी आया है, पता नहीं कौन कौन आया है। अब बाकी क्या है, जिसे कहते हैं दो पेड़ हो, इस पेड़ को लगाया हो रानी चंपा ने, और एक पेड़ है ये अपने आप पे उगा है, अपने से उगा है। अब रानी चंपा के पेड़ को मंत्री जी पानी दे रहे हैं, संतरी जी पानी दे रहे हैं, और पता नहीं कौन जी पानी दे रहे हैं, और थोड़े दिन पानी नहीं दे मुरझा गया। और जो अपने आप उगा है ये लड़ करके उगा है, ये मजबूत और ताकतवर हुआ है। तो कहा जाता है कि इसका नाम पता नहीं, कह देंगे गंधैला। गांव में सुनेंगे, कहेंगे भाई ये कौन पेड़ है, कहेंगे गंधैला है, कहीं नहीं, कहीं
पता नहीं रानी भोग पेड़, मतलब जो नाम अच्छे अच्छे आप सुनते हो ऐसा समझिएगा, जो ऐसे नाम सुनेंगे ये अपने आप वाले हैं। तो अगर एक नॉर्मल परिवार में बच्चा होता है तो का नाम रही गोलू, वो का नाम रही पता नहीं कौन नाम दे दे हैं, और इनका नाम रहेगा 15-20 अक्षर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि भैया सब लोगों ने रखा है। तो युवराज का मतलब अब आप समझ गए होंगे कि ये उत्तराधिकारी होते थे। यानी कि तीर्थ में युवराज का स्थान जो 5वां स्थान माना जाता था, लेकिन ये सबसे ताकतवर में से एक थे, क्योंकि ये होने वाले सम्राट थे। होने वाले सम्राट, होने वाले राजा थे। यानी कि युवराज उत्तराधिकारी होता था, उसे यह पद प्राप्त होता था। जो कि राजा के पश्चात राजा बनेगा उसे युवराज का पद दिया जाता था। फिर अगले हैं प्रदेष्टा। अब प्रदेष्टा और एक आपको मिलेगा 9वें नंबर पर व्यवहारिक। तो आपको याद रहे कि मौर्य साम्राज्य में न्यायपालिका भी है। अब सोचे कितने समझदार ये लोग थे कि इसका भी विभाजन था, दीवानी और फौजदारी। हम आज कहते हैं कि अलग अलग है, ये सोचिए कि आज के कितने साल पहले इसको अलग कर दिए थे। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय और फौजदारी को कंटक शोधन नाम दिया जाता था। यानी धर्मस्थीय नाम और कंटक शोधन के नाम से दो अलग अलग विभाजन था। अब इसमें से देखकर क्या लगता होगा कि कौन फौजदारी का मंत्री रहा होगा और कौन दीवानी का रहा होगा? तो ज़्यादा व्यवहार कुशल व्यक्ति ही तो दीवानी होगा। कहते मैं तो तेरा दीवाना हो गया तुम्हारे व्यवहार को देखकर। वाह, हमने तो शायरी भी बना दिया। ये हैं व्यवहारिक, हैं दीवानी के न्यायालय के प्रमुख। अब प्रदेष्टा नमूए कठिन लग रहा है, तो काम कत्ल मर्डर से तो होगा ही। यानी कंटक शोधन यानी फौजदारी के जो प्रमुख थे उनका नाम प्रदेष्टा था, और जो दीवानी के यानी धर्मस्थीय न्यायालय के प्रमुख थे उनका नाम व्यवहारिक था। तो याद रखिएगा, इसे भूलना नहीं है। यानी प्रदेष्टा और व्यवहारिक भी हो गए। अब आते हैं कर्मांतिक। कर्मांतिक नाम देखिए, इसको अलग कीजिए। कर्म अंत तक, इसको सोचिए, जोड़िए। कर्म करो अंत तक, यानी उद्योग, यानी धंधा। कहते नहीं कि जब तक जिंदगी है काम करेंगे, बाकी भगवान है। तो ये कर्मांतिक जो है ये अंत तक काम करने की प्रवृत्ति। साथ ही याद रहे, ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है, ये कहीं इतिहास में है नहीं। बाद में सोचो कर्मांतिक का अर्थ कर्म अंत तक है, ऐसा नहीं है। ये केवल आप भूले ना, इसलिए मैंने बताया है।
यानी कि जो कर्मांतिक है वो उद्योग से संबंधित है, उद्योग धंधा का प्रमुख होता था, उद्योग धंधा का प्रमुख होता था। अब अगले हैं मंत्री परिषदाध्यक्ष। मंत्री परिषदाध्यक्ष, अब वर्तमान में आप जानते होंगे कि एक होता है लोकसभा अध्यक्ष, एक होता है राज्यसभा अध्यक्ष। तो ऐसे ही उस समय होते थे मंत्री परिषद के अध्यक्ष, यानी ये मंत्रियों के अध्यक्ष थे, मंत्रियों के अध्यक्ष थे। मंत्री परिषदाध्यक्ष भी एक तीर्थ यानी एक ताकतवर पद था। उसके बाद है दंडपाल। नाम देखो दंडपाल है, जिसे लगता है कि ये न्यायाधीश रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सेना के सामग्री, सेना का सामग्री जुटाना इनका कार्य था। यानी कह सकते हो कि ये सेनापति के सहयोगी थे, सेनापति के सहयोगी कह सकते हो, लेकिन नायक के नहीं। ध्यान रखिएगा, नायक के नहीं। नायक नेतृत्व करता था और सेनापति सेना के प्रमुख होता था और दंडपाल सेना का सामग्री जुटाता था। जब गुप्त काल आएगा तब यही दंडपाल का कार्य बदल जाएगा। अब हैं अंतपाल और दूसरा है दुर्गपाल। अब नाम देखिए इनका कि अंतपाल और दुर्गपाल, ये 12वें हैं, ये 13वें हैं। अंतपाल कहते हैं अंत तक पाला गया व्यक्ति, अंत भला तो सब भला, यानी सीमावर्ती क्षेत्र के किलों का रक्षक। जैसे मान लीजिए ये हमारा देश है और ये सीमावर्ती है, अंत में यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो किले होंगे इनका रक्षा कौन करेगा? किसके अंडर में? अंतपाल के, यानी अंत के पाल, अंत के पालन करता। अंतपाल मतलब सीमावर्ती के रक्षक। और दूसरे हैं दुर्गपाल। तो ये तो हो गए सीमा के अंतर्गत वाले, और जो दुर्गपाल हैं वो देश के भीतर, जैसे यहाँ 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 यहाँ, देश के भीतर किलों के रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती, दुर्गपाल देश के अंदर, यानी कि भीतर जो किले थे उनका रक्षा करने का जो दायित्व था वो दुर्गपाल के हाथों में था। अब है नागरक। नागरक, इसे नागरा मत समझिएगा, नागरक बहुत बढ़िया आदमी थे ये नगर के अध्यक्ष थे। बड़े बड़े नगर जो होते थे उसके अध्यक्ष होते थे। और उसके बाद में हैं दौवारिक। नागरक हैं, नागरक के बाद में है प्रशास्ता, ये 14वें हैं। 15वें हैं प्रशास्ता। प्रशास्ता का मतलब होता है पत्राचार,
गाना सुने होंगे आप लोग, एक पहली पहली बार मोहब्बत की है, मुझे पता नहीं मैं क्या लिखूं। तो पत्र में लिखते हुए गाना गा रही हैं। तो जो पत्राचार का कार्य है ये प्रशासता देखते थे। ये कागजात जितने होते थे, इनके सुरक्षा, इनका संरक्षक ये प्रशासता के अधिकार में था। यानी पूरा कागजात ये देखते थे, इसके मालिक ये थे। ये रिपोर्ट सीधे करते थे प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री राजा को। ये याद रहे, ये जितने पदाधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे लोग रिपोर्ट प्रधानमंत्री को करते थे। राजा जब बैठक बुलाता था तो सब लोग होते थे, जवाब देते थे राजा को, लेकिन कागजात या कोई अपने नियम कानून साधन जो भी आवश्यकता होती थी वो चर्चा पीएम से होता था। अब हैं 16 हैं दौवारिक। दौवारिक का मतलब होता है जो द्वार पे रहे। यानी राजमहलों का संरक्षण, महलों का संरक्षक। दूसरा है अंतर्वसिक, 17वां है अंतर्वसिक। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी था। ये राजा का यानी अंगरक्षकों का अध्यक्ष होता था। इसे आप ध्यान में रखिएगा, अभी इसको चर्चा करते हैं बेहतवत तरीके से। 18वें हैं आटविक। तो ये जंगल या वन के अध्यक्ष होते थे या प्रमुख होते थे। अब अंतर्वसिक को याद रखिएगा, अंतर्वसिक को बता रहे हैं ये महत्वपूर्ण इतना क्यों है। जो राजा होता था मौर्य साम्राज्य का, उसके अंगरक्षक होती थी महिलाएं। महिलाएं अपनी नंगी तलवार से एकदम अस्त्र शस्त्र से एकदम लदी हुई रहती थी। और राजा अगर यहाँ पे है, मान लो ये राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो एक महिला यहाँ रही ऐसे। अब इसके एक रेयर में फिर दूसरा और फिर तीसरा, इतना सुरक्षा घेरा होता था राजा का। यानी मौर्य साम्राज्य के राजा का जो सुरक्षा घेरा होता था वो कई लेयर में होता था। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तृतीय और पहले होते थे। बीच के लोग बदलते रहते थे, ऐसे ऐसे, ये यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे, ये नहीं बदलते थे। ये जो महिलाएं होती थीं ये बहुत सशक्त होती थीं। इनका सबका देख रेख करने की जिम्मेदारी अंतर्वसिक की थी। और दूसरी बात कहा गया कि राजा एक साथ 2 रात एक कमरे में नहीं सोता था। एक कमरे में नहीं सोता था। अब मान लीजिए एक्स कमरा, वाई कमरा, जेड कमरा। अब राजा यहाँ पे आज सोता।
अब कल राजा इसमें या इसमें हो सकता है, लेकिन अब यहां पे भी एक राजा सोएगा। वो जो राजा सोएगा वो नकली होगा। वो इसमें से कोई एक महिला होगी जो राजा का पूरा कपड़ा पहन करके यहां पे सोएगी, और एक में कोई दूसरी महिला होगी, वो सोएगी। अब राजा इसमें सोएगा और बाकी लोग पहरा देंगे। इनके भी प्राण की रक्षा करना, इनके ही प्राण की रक्षा करना, इनके ही प्राण की रक्षा करने का दायित्व अंतर्वसिक के हाथ में था। अब 26 अध्यक्ष, देखिए 18 तीर्थ हो गए, अब 26 अध्यक्ष, यानी ये विभाग हैं, और इन विभागों के जो अध्यक्ष होंगे वो अलग अलग विभाग बने हुए हैं। जैसे नंबर 1 है पण्याध्यक्ष। जो पण्याध्यक्ष है वो वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष हैं, वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष हैं। दूसरा है सुराध्यक्ष, ये महत्वपूर्ण है। सुराध्यक्ष मतलब कहते नहीं कि सुरा और सुंदरी, तो सुरा मतलब दारू, मतलब आबकारी विभाग, आबकारी विभाग। सोचिए कि कितना विधिवत प्रशासन का कार्य था कि जो विभाग हम आधुनिक भारत में देखते हैं वो हमारे मौर्य प्रशासन में पहले से विद्यमान था। आबकारी विभाग का प्रमुख था ये सुराध्यक्ष। सुराध्यक्ष, और अगला है सूना अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष होता है बूचड़खाने विभाग का अध्यक्ष। अब बूचड़खाना क्या होता है? बूचड़खाना आप देखेंगे जहाँ पे जानवर कटते हैं, यानी जहाँ मांस काटा जाता है, उसे बोलते हैं बूचड़खाना। तो मौर्यकालीन में बूचड़खाना एक विभाग था, और उस विभाग का जो मुखिया था उसे कहते थे सूना अध्यक्ष। अगला है गणिका अध्यक्ष। गणिका अध्यक्ष मतलब जैसे कहा जाता है कि अभी हाल में चर्चा में आ रहा है कि वेश्यावृत्ति जो है कानूनी बना कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है कि हर महिला को स्वतंत्रता है, वो अपने देह का क्या करती है उसे अधिकार है। तो उस समय गणिका हुआ करती थी। तो जो गणिका अध्यक्ष एक विभाग था, गणिकाओं के लिए भी एक विभाग बना हुआ था, उसके अध्यक्ष को कहते थे गणिका अध्यक्ष। अगला है सीता अध्यक्ष। जो राज्य के द्वारा कृषि कराई जाती थी, उसे बोलते थे सीता भूमि। और एक विभाग था, उसके अध्यक्ष को कहते थे सीता अध्यक्ष। यानी अकाराध्यक्ष, अकारा अध्यक्ष खान विभाग के मुखिया को कहते थे। कोष्ठागारा अध्यक्ष कोष्ठागारा विभाग के मुखिया को कहते थे। कूप्याध्यक्ष वनों के अध्यक्ष। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कूप्याध्यक्ष। और इसके पहले आप जो 18 तीर्थ हैं उसमें पढ़े थे आणविक। तो कूप्याध्यक्ष वन विभाग का अध्यक्ष था और वो आणविक के अंतर्गत कार्य करता था, उसके अधीन कार्य करता था। एक है आयुधगारा अध्यक्ष। आयुधगारा का मतलब होता है, आयुध से आप समझ सकते हैं कि शस्त्र, अस्त्र, यानी कि हथियार।
हथियार विभाग का अध्यक्ष कौन था? आयुधगारा अध्यक्ष। अगला है शुल्काध्यक्ष, जो लोग व्यापार कर वसूल करते थे, वसूल करने वाले विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था शुल्काध्यक्ष। यानी शुल्काध्यक्ष क्या करते थे? उसे नियंत्रित करते थे, जो लोग व्यापार कर वसूलते थे उन पर नियंत्रण होता था। और उनके ऊपर नियंत्रण किसका होता था? समाहर्ता या समाहर्त, समाहर्त का। सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष में आप देखिए सूत्र लिखा हुआ है, यानी सूत, यानी सूत से जो काम होता था, यानी कताई बुनाई। कताई बुनाई, कताई बुनाई के विभाग का अध्यक्ष होता था सूत्राध्यक्ष। अगला है लोहाध्यक्ष। अब लोहाध्यक्ष में लोहा शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब यह धातु विभाग का था। धातु विभाग का अध्यक्ष था। अगला है लक्षणाध्यक्ष। यह टकसाल विभाग का अध्यक्ष था। अब टकसाल क्या होता है? जहां मुद्रा बनता हो, जहां मुद्रा या सिक्के बनते हों, उसका अध्यक्ष था लक्षणाध्यक्ष। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पे मुद्रा अध्यक्ष एक होंगे, इसके आने से यहां कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये टकसाल हैं और मुद्रा अध्यक्ष जो होते थे ये पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष थे। पासपोर्ट विभाग, यानी मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग के होते थे और लक्षणाध्यक्ष मुद्रा और टकसाल विभाग के अध्यक्ष होते थे। लेकिन ध्यान रहे, एक नाम आपको मिलेगा रूपाजीवा। ये मुद्रा की जांच करने वाले अधिकारी थे, लेकिन ये लक्षणाध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करते थे, तो रूपाजीवा भी नाम आ सकता है। विविताध्यक्ष, गो अध्यक्ष। गो अध्यक्ष और विविताध्यक्ष, अब दोनों में देखिए, जो विविता अध्यक्ष हैं ये महोदय चारागाह विभाग के अध्यक्ष हैं और ये पशु विभाग के अध्यक्ष हैं। तो इनको दोनों को एक साथ याद रखिए कि पशु विभाग गो अध्यक्ष के पास है और पशु को चारा के लिए जाना होता है, तो बहुत अलग अलग विविध प्रकार के पशु हैं, तो विविता अध्यक्ष चारागाह के विभाग के अध्यक्ष हैं। यानी गो अध्यक्ष गाय को छोड़ते हैं और विविता अध्यक्ष उनको जमीन देते हैं कि आओ यहाँ खाओ पियो। यानी गौ अध्यक्ष विविता अध्यक्ष एक साथ याद रखिए। उसके बाद है नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष से आप याद रखिए नाव, यानी जहाज रानी, जहाज रानी विभाग, इसके अध्यक्ष थे नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग के। और एक है पत्तनाध्यक्ष। ध्यान रहे, पत्तनाध्यक्ष से पत्तना, पत्तन मतलब बंदरगाह। और एक और मिलेगा जो मैं
इसमें नहीं लिखा हूं, अभी मैं बताता हूं। वो नाम होगा पोतवा अध्यक्ष। तो यहां से पटना के बंदरगाह में पोतवा में कंफ्यूज मत होना, पोतवा मापतौल का है, मापतौल विभाग का अध्यक्ष होगा। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पत्तन से बंदरगाह और पोत से मापतौल, पोतता तौल, याद रखिएगा। उसके बाद है संस्था अध्यक्ष। यानी जो व्यापारी मार्ग था, इसका जो विभाग था, इस विभाग के अध्यक्ष, इनका नाम था संस्था अध्यक्ष। और एक है देवता अध्यक्ष, यानी धार्मिक विभाग के अध्यक्ष, धार्मिक विभाग के अध्यक्ष। अगला है पौतवा अध्यक्ष। ये है मापतौल के। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे पटना अध्यक्ष से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये बंदरगाह के हैं, बंदरगाह विभाग। तो यहाँ पे पौतवा मापतौल और पटना बंदरगाह से संबंधित हैं। मानाध्यक्ष दूरी और समय से संबंधित जो कार्य देखे जाते थे उसके अध्यक्ष थे। और ये जो तीनों हैं, अश्वाध्यक्ष घोड़ा विभाग के, यानी अश्वसेना विभाग, और हस्याध्यक्ष हाथी सेना विभाग, इसके अध्यक्ष थे। और जो स्वर्णाध्यक्ष है, ये सोना के विभाग के अध्यक्ष थे। और अक्षपटला अध्यक्ष जो है, ये महालेखाकार थे। महालेखाकार थे। तो ये रहे आपके 18 अध्यक्ष, यानी कि 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष, ये मुख्य प्रशासन के अंग थे। इनके अलग अलग कार्य थे। इसके बाद में प्रांतीय प्रशासन शुरू होता है। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत इतने पदाधिकारी कार्य थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े पदाधिकारी होते थे, जो तीर्थ होते थे, प्रशासन में इनकी जो नियुक्ति होती थी वो उपधा परीक्षण के माध्यम से होता था। कौन सा परीक्षण, ये याद रखिएगा, उपधा परीक्षण। इसमें क्या होता था, यह भी समझ लीजिए एक प्रतियोगिता है। जैसे आज सब लोग एग्जाम देते हैं, उसी तरह एग्जाम होता था। जिस व्यक्ति को तीर्थ बनाना होता था, उस व्यक्ति को 6 माह पहले टारगेट कर लिया जाता था। कितने माह? 6 माह। और एक पूरी टीम, यानी एक समिति कह सकते हो, जिसमें माना जाता है कि 10 से 12 लोग काम करते थे। अब इस 10 से 12 में लोग क्या क्या बनते थे? एक किसान बनता था, दूसरा नौकर बनता था। और ये 10 से 12 बड़े पदाधिकारी होते थे केंद्र के, लेकिन इनकी परीक्षा कैसे लेंगे? नौकर बनते थे, कोई मजदूर, ऐसे करते करते छोटे छोटे काम से लगा के बड़े काम तक, कोई उसी में अधिकारी, कोई पुलिस, कोई चोर, ऐसे बनते थे 10 से 12 लोग। अब बारी बारी 6 माह तक इनसे, जो मानी एक व्यक्ति को बनाना है, अब इस व्यक्ति को पता नहीं है कि उसे तीर्थ बनाया जाएगा।
अब इसके पास पहले किसान जाता है या ऐसे लोग बारी बारी से जाते हैं और अपना कोई बात इसे शेयर करते हैं, इसका विचार जानते हैं। अब इसके विचार में यदि मान लीजिए ये भ्रष्ट निकला तो इसको नहीं बनाया जाएगा तीर्थ। यानी सभी लोग, जितने लोग इनका परीक्षा लेंगे वो सभी आकर के सकारात्मक बात बताएंगे। क्या व्यवस्था थी, सकारात्मक बातें बताएंगे, तब जाकर के एक व्यक्ति को तीर्थ बनाया जाएगा। इस परीक्षण को उपधा परीक्षण कहते हैं। ऐसे ही व्यवस्था आप नालंदा में पाएंगे। जब नालंदा में किसी को प्रवेश चाहिए होता था, गुप्त साम्राज्य कह सकते हैं, शुरुआत हुआ था यहाँ पे, कुमारगुप्त ने करवाया था। कुमारगुप्त, गुप्त शासक हैं ये, इन्होंने करवाया था। तो यहाँ के लिए प्रवेश करने के लिए जो द्वारपाल होता था, यानी जो दरवाज़ा खोलता था, वो बच्चे का, जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता था उसका परीक्षा करता था। ये प्रश्न पूछता था, इतना काबिल ये होता था। अगर ये फेल कर दिया तो एडमिशन नहीं होता था। यहीं पे मौर्य साम्राज्य में उपधा परीक्षण के माध्यम से जब ये पास हो जाते थे तब इस व्यक्ति को सूचना दी जाती थी कि आप राज दरबार में आइए। तब इसे बताया जाता था कि आप तीर्थ के पद पर नियुक्त हुए हैं। अब ये सोचता था मेरा कब परीक्षा हो गया, तो इसको पता नहीं चलता था और इसका परीक्षा होता रहता था। इसे उपधा परीक्षा कहते थे। तो ये रहे हमारे प्रशासन की व्यवस्था। अब मैं अगली क्लास में प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पे चर्चा करेंगे। मैं यहीं पे अपने क्लास को समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।